हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टेम सेल रिसर्च के बारे में पढ़ा और देखा कि किस प्रकार से स्टेम सेल रिसर्च बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। हमने ये भी देखा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि शरीर को काफ़ी ख़राब कर देती हैं, मसल्स को ख़राब कर देती हैं, न्यूरॉन्स को ख़राब कर देती हैं, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़, ऐसी भी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है स्टेम सेल रिसर्च के द्वारा। लेकिन हम लोगों ने साथ में ये भी देखा कि कुछ एथिकल इशू इन्वॉल्व हैं स्टेम सेल रिसर्च में। और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल रिसर्च चूँकि 14 दिन के कम एम्ब्रियो 14 दिन से कम के एम्ब्रियो से निकाली जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक पोटेंशियल ह्यूमन बीइंग जो बन सकता था उसको समाप्त करना, या यूँ कह लीजिए एक मर्डर की तरह अपराध के श्रेणी में गिना जाएगा। इसलिए इस पे कुछ एथिकल इश्यूज भी हमने देखे। बायोटेक्नोलॉजी में नित नई खोजें हो रही हैं बच्चों, और इसी तरह की एक खोज या एक प्रोजेक्ट 1990 में भी शुरू किया गया था। वो प्रोजेक्ट था कि मनुष्य के अंदर जो 46 गुणसूत्र होते हैं उनमें निहित जो डीएनए है और उस डीएनए में निहित जो जीन है या जो बेस पेयर है, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हैं, उनको सीक्वेंस करना। वो किस सीक्वेंस में उस डीएनए पे स्थित है, कौन कौन से जीन को बनाते हैं और वो जीन क्या इफ़ेक्ट कॉज करता है। ये जो सारा जो गणना थी या जो सीक्वेंसिंग थी, जो चित्रण था, प्रतिरूपण था, इस सभी प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं, मानव जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1990 में चाहती, 1984 में इनफैक्ट ये शुरू करना चाहती है, और धीरे धीरे 1990 तक, चूँकि उस समय टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इतना नहीं हुआ होता कि डीएनए की सीक्वेंसिंग प्रॉपर हो पाए। मोर देन 3 बिलियन बेस पेयर आपको सीक्वेंस करना था। 3 बिलियन, जस्ट इमेजिन। तो उसके लिए आपको तकनीकी की आवश्यकता थी। तकनीकी बनी 1984 में, कैरी मुलिस ने पीसीआर बनाया। पीसीआर से सीक्वेंसिंग में काफ़ी हेल्प मिली और धीरे धीरे बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स डेवलप हुए आगे चल करके, और उस बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स जिसकी चर्चा हम लोगों ने की है उसका उपयोग करके, पीसीआर का उपयोग करके, मार्कर और ऑटो रेडियोग्राफी का उपयोग करके अंत में डीएनए को सीक्वेंस कर लिया गया। 15 साल का ये प्रोजेक्ट था। उम्मीद थी 2005 तक पूरा ह्यूमन जीनोम पूरा कर लिया जाएगा, सीक्वेंस कर लिया जाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के कारण ये काम 13 साल में ही कर लिया गया, यानी 2003 तक पूरा कर लिया गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया था तो ऐसी आशंका थी बच्चों कि लाखों जीन होंगे ह्यूमन के अंदर जो ह्यूमन ट्रेट को गवर्न कर रहे होंगे। लेकिन उस आशंका से परे जा करके जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो पता चला ऐसे 24,000 से लेके 35,000, यानी 25 से 35,000 तक ही जीन हैं जो ह्यूमन बॉडी में है। यानी कि अगर उस जीन में देखा जाए तो जो ई कोलाई है, जो कि बैक्टीरिया है, जो कि एक प्रोकैरियोट है, उसके जीन का 1/6 पार्ट, ह्यूमन जीनोम का 1/6 पार्ट उस बैक्टीरिया से सिमिलर था। और अगर हम जस्ट एंसेस्ट्रल जो चिंपैंजी हैं उन्हें देखें तो हम पाएंगे कि 9/10 भाग जीन का हमारा चिंपैंजी से मिलता जुलता है। अच्छा, इस जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, ये करने के पीछे कारण क्या थे, इस खोज से क्या लाभ हुए, इस बात पे आइए चर्चा करते हैं। तो जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू हुआ, अभी मैं आज लिख नहीं रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं एक खाका खींच रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे लिखना शुरू करेंगे। जब ये बात शुरू हुई कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया जाए तो इसके क्या कारण रहे होंगे,
इसका सिंपल एक कारण था बच्चों, क्योंकि जीवन के सभी ट्रेट जो कि आप हैं, आँखों का रंग, बालों का रंग, आपकी हाइट, आपका इंटेलेक्ट, आप किस रोग से ग्रसित होंगे, ये सारी जानकारी जीन के अंदर होती है। अगर हम जीन के स्ट्रक्चर को जान लें, उसके सीक्वेंस को जान लें कि कौन से न्यूक्लियोटाइड के बाद कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, तो हम ये जान पाएंगे कि उस पर्टिकुलर जीन का स्ट्रक्चर क्या है जो अच्छे ट्रेट को सिंथेसाइज करता है, और वो जीन जो डिजीज़ को कॉज करता है, जिसके कारण रोग होते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं हम जीन थेरेपी की तरफ बढ़ रहे थे। जीन थेरेपी यानी जीन के द्वारा उपचार। जैसे कि आप जानते हैं, शरीर में जो डीएनए है, उस डीएनए के अंदर जीन है। मैं बार बार इसे इसलिए दोहराता हूं कि आप कंफ्यूज होते हो। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का बना होता है क्रोमोसोम, और वो डीएनए जीन के रूप में होता है बॉडी में, जिसमें सारी सूचनाएं निहित होती हैं। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा जीन आपके शरीर में है जो कि कैंसर कॉज कर सकता है, यानी कि ऑन्कोजीन है, तो उस जीन को आप अपने बॉडी में सप्रेस कर सकते हैं, उसके एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं। यानी उसके द्वारा बनाए गए प्रोटीन को, वो प्रोटीन बनाए उससे पहले ही आप उसे रोक सकते हैं। यही जीन थेरेपी है बच्चों। आपने उस जीन को आइडेंटिफाई कर लिया अपने जीनोम में, जिसके कारण कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है, हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं, थैलेसीमिया हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, कैंसर की बात मैंने कही। उस जीन को ही अगर एक्सप्रेस होने से रोक दिया जाए तो क्या होगा? वो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, और एक्सप्रेस नहीं होगा तो उसके जो डिलीटेरियस इम्पैक्ट हैं वो नहीं होंगे। यानी कि रोग उत्पन्न होने से पहले रोग के कारण का, कारक भी नहीं, उसकी जड़ का अगर निदान हो जाए तो वो रोग ही नहीं होगा, और यही प्रक्रिया जीन थेरेपी कहलाती है। तो जीन थेरेपी को इंश्योर करने के लिए, इजी करने के लिए, सर्वसुलभ बनाने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया। फाइंडिंग्स क्या थी? पहली फाइंडिंग्स ये थी, एक्सपेक्टेशन थे कि 1 लाख से ज़्यादा जीन होंगे जो कि कार्यरत हैं ह्यूमन बॉडी में, लेकिन 25 से 35 हज़ार के बीच जीन आए जो कि ई कोलाई से काफ़ी सिमिलरिटी रखते थे। 1/6 पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम इज सिमिलर टू ई कोलाई। चिंपैंजी से लगभग 9/10 भाग यानी 90% पार्ट इज वेरी क्लोज टू चिंपैंजी। दैट मीन्स कि बहुत कम जीन की संख्या से हम चिंपैंजी से अलग हैं, अन्यथा हम चिंपैंजी के आसपास हैं। और सबसे बड़ी जो फाइंडिंग आई बच्चों, वो ये आई कि उस 24,000 से 35,000 जीन सीक्वेंस में 1200 ऐसे जीन हैं जो कि रोग कॉज करते हैं, जो कि किसी न किसी रोग का कारक बनते हैं। और ये 1200 जीन किसी व्यक्ति में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। हो सकते हैं तो रिसेसिव कंडीशन में हो सकते हैं, या किसी में डोमिनेंट कंडीशन में हो सकते हैं। तो ऑन द वेरी बेसिस ऑफ देयर लोकेशन और देयर सीक्वेंस जीन थेरेपी डिसाइड की जाती है कि इनकी जीन थेरेपी किस प्रकार से हो। ठीक है बच्चों, तो ये रहा खाका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, जिसमें जीन थेरेपी आपको मैंने बताई ही, और इसके मिसयूजेस भी हैं। तो चलिए आइए एक एक करके इसको लिखते हुए हम लोग देखें कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था क्या। तो शुरुआत यहीं से आज के क्लास की करते हैं बच्चों। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नाइनटीन 1984 में यूएसए गवर्नमेंट ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए एक आइडिया दिया कि
we must start human genome project. We must sequence human genome so that we can know in detail how the gene acts or how the gene behave, and accordingly we lead our life. Either it is emotional or it is metabolic, you can say process. तो 1984 में पहली बार यूएस गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया और 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसमें जो कंट्री इन्वॉल्व थी, कंट्री का मतलब उस कंट्री के वैज्ञानिक जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे, वो कंट्री थी यूके, यूएसए, इंडिया, फ्रांस, जापान, इंडिया, फ्रांस, जापान एंड जर्मनी। सॉरी, चाइना भी था भाई, चाइना को क्यों बोल रहे हैं, चाइना। यूके, यूएसए, इंडिया, फ्रांस, जापान, जर्मनी एंड चाइना, ये सारी कंट्री मिलकर के 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब है बच्चों सीक्वेंसिंग ऑफ ऑल जीन प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम, या फिर ह्यूमन डीएनए, या फिर ह्यूमन क्रोमोसोम। सीक्वेंसिंग पता करनी थी कि वो किस प्रकार से क्रोमोसोम पे व्यवस्थित हैं, एक जीन, दो जीन और इस तरह से पूरे जीन, और उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस का मतलब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। आपको पता है बच्चों न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होते हैं? ए, टी, जी, सी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। और जी सी से पेयर करता है, ए टी से पेयर करता है, और यही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डीएनए को बनाते हैं और डीएनए बनता चला जाता है। देखना यही था कि कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड और उनकी कितनी संख्या एक जीन बनाती है जो किसी प्रोटीन को कोड करता है, और उसकी स्थिति का क्या है, किस क्रोमोसोम नंबर पे है। तो सबसे पहला जो क्रोमोसोम नंबर, ये एक बार सवाल आया था, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो क्रोमोसोम नंबर सीक्वेंस हुआ ह्यूमन का, वो 22वां जोड़ा था बच्चों। 22nd पेयर ऑफ क्रोमोसोम was sequenced first, यानी कि एक सेल को टैप किया गया, न्यूक्लियस बाहर निकाला गया, डीएनए निकालने के बाद उस डीएनए में से 22nd पेयर क्रोमोसोम को आइसोलेट किया गया होगा और फर्दर उसका रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया गया होगा एंडोन्यूक्लियस के द्वारा, और पीसीआर के थ्रू सीक्वेंसिंग की गई होगी। ये टेक्निकल टॉपिक है जिसको आपको जानने की इस लेवल पे आवश्यकता नहीं है कि आप उसे टेक्निकल टर्म में लिखें, लेकिन बस ये जान लें कि इसे सीक्वेंस किया गया बाय यूजिंग थ्रूपुट टेक्नोलॉजी लाइक पीसीआर। पीसीआर क्या है? पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। PCR is polymerase chain reaction. PCR का प्रयोग करके जीनोम को सीक्वेंस किया गया। सीक्वेंस का मतलब न्यूक्लियोटाइड के पोजीशंस जाने गए, वो किस रूप में 3 बिलियन बेस पेयर अरेंज्ड हैं और कितने जीन बनाते हैं, और ये पाया गया कि लगभग 25,000 से 35,000 जीन मनुष्य में प्रेजेंट है। कितने? 25
1000 to 35,000, ये वेरी कर सकता है बच्चों। कुछ किताबों में ये 36 मिलेगा, ये 24 मिलेगा, बट अप्रोक्सीमेटली इतने जीन होते हैं। एग्जैक्ट डेटा आपको जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट का काम है, वो देखेंगे। सो अप्रोक्सीमेटली, और ये वेरी इसलिए करता है, ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करेगा। कुछ में ये 25,000 तक मिले, कुछ में 35,000 तक मिले। दैट मीन्स कि ये वेरिएशंस दिखाते हैं कि हम लोग डाइवर्स हैं। तो कहने का मतलब ये जीन लगभग सभी ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट है और इन्हें सीक्वेंस किया गया, और ये पाया गया कि लगभग 1200 ऐसे जीन हैं जो कि डिजीज कॉज कर सकते हैं। डिजीज कौन कौन सी? कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, थैलेसीमिया, और भी बहुत सारे न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज, लाइक पार्किंसन, लाइक अल्जाइमर्स। ये सारे न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज कौन कॉज करेगा? ये जो 1200 जीन पाए गए आउट ऑफ दीज जीन पूल, इसे जीन पूल भी कहते हैं बच्चों। यानी इस जीन पूल में दो तरह के जीन हैं, कुछ अच्छे जीन हैं और कुछ डिजीज कॉजिंग जीन हैं जिनकी संख्या कम है, लेकिन इन्हीं 1200 जीन के कारण डिजीज होती है। ये बात तो क्लियर हो गई कि हमें ऐसे जीन का पता चल गया जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारियों को के कारण बनते थे। और जब हमें इनका पता लग गया, हम इन्हें आइडेंटिफाई कर लिए, तो हमारे पास रास्ते थे इलाज के, ताकि ऐसे जीन को हम हटा सकें, खत्म कर सकें। और उसके लिए जीन थेरेपी, जो कि उससे पहले एक दिवा स्वप्न थी, को अंजाम देना अब आसान हो गया था। इसे जीन थेरेपी को हम अब परफॉर्म कर सकते थे। जीन थेरेपी अब हम कर सकते थे क्योंकि हमें जीन का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल चुका था, जीन का स्ट्रक्चर पता चल चुका था, और उस जीन को हम नॉक डाउन कर सकते थे बाय यूजिंग एंटीसेंस टेक्निक और बाय यूजिंग आरएनए इंटरफेरेंस। दो तकनीकी मैंने बताई, एंटीसेंस टेक्निक or by using RNA interference. RNA interference, शॉर्ट में RNA इंटरफेरेंस को RNAi भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, RNAi क्या करते हैं? शायद हम लोगों ने फ्लेवर शेवर जब पढ़ा था तो एंटीसेंस टेक्निक या आरएनएआई के बारे में आपसे चर्चा हुई थी कि सेंट्रल डोग्मा में डीएनए पहले मैसेंजर आरएनए बनाता है और ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम से जाके अटैच होता है और यहां राइबोसोम पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। करते क्या है बच्चों? आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनएआई में जैसे ही ये मैसेंजर आरएनए बना और ये साइटोसोल में आया, उससे पहले ही इस आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री, पहले से चूंकि हमें जीन पता है तो हमें पता हो जाएगा कि आरएनए कैसा बनेगा, और जैसा आरएनए है उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना करके इसको डबल स्ट्रैंडेड कर दिया।
सिंगल स्ट्रैंडेड था, यानी सिंगल स्ट्रैंड पे सूचनाएं थी। अब उस सिंगल स्ट्रैंड में जो सूचनाएं थी ATGC इसी रूप में रही होगी। थोड़ा डिटेल में चलते हैं ताकि चीजें आपको समझ में आए। डीएनए से RNA बना, ये था डीएनए, मान लीजिए छोटा AGCT, ये डीएनए है, और ये मान लीजिए एक जीन है। वैसे 4 का जीन होता नहीं, लेकिन मान लीजिए। अब इसका जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो क्या होगा? वो मैसेंजर आरएनए बनेगा, A है तो यहां T होगा, G है तो यहां C होगा, C है तो यहां G होगा, यहां A होगा। ये मैसेंजर आरएनए बना। अब डीएनए को हटा देते हैं, ये बना हमारा मैसेंजर आरएनए। लेकिन एक चीज याद रखिए, आरएनए में T के जगह U हो जाता है, यूरेसिल। अब घबराइएगा मत, चूंकि आपको समझना था इसलिए मैं थोड़ा इलैबोरेट कर रहा हूं, अदरवाइज सिर्फ इतना से काम चल जाता कि हम RNAi का उपयोग करके इस मैसेंजर आरएनए को समाप्त कर देते हैं। कैसे करते हैं मैं ये बताना चाहता था। अब हमें पता है कि जो जीन मैसेंजर आरएनए बनाया होगा उसका सीक्वेंस होगा UCGA, यानी कि ये अगर आ गया राइबोसोम के पास तो ये वाला प्रोटीन बन जाएगा, और प्रोटीन बन गया तो मामला गड़बड़। प्रोटीन बनने का मतलब है जीन एक्सप्रेशन का हो जाना, तो हमें जीन एक्सप्रेशन रोक देना है। तो क्या करते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए को, ये जो मैसेंजर आरएनए है इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना देते हैं। ये U है तो यहां क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, यहां G हो जाएगा, यहां C हो जाएगा, और यहां U हो जाएगा। ठीक। अब ये मैसेंजर आरएनए जिसकी प्रकृति थी सिंगल स्ट्रैंडेड और जाकर के वो राइबोसोम से अटैच होता, उससे जुड़ गया RNAi, आरएनए का इंटरफेरेंस जुड़ गया। तो अब क्या करेगा, ये अटैच हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो अटैच होने का कॉन्फ़िगरेशन था वो बदल दिया गया। ये सिंगल स्ट्रैंडेड था, डबल स्ट्रैंडेड हो गया। टेक्निकल मत परेशान होइएगा, समझने के लिए मैंने बताया कि किस प्रकार आरएनए इंटरफेरेंस के द्वारा मैसेंजर आरएनए के बनने को हम रोक देते हैं, और जब मैसेंजर आरएनए बना ही नहीं तो सूचना राइबोसोम तक आई ही नहीं, और सूचना राइबोसोम तक जब आएगी नहीं तो वो प्रोटीन सिंथेसिस होगा नहीं, और जब वो प्रोटीन सिंथेसिस होगा नहीं तो जो रोग वो प्रोटीन कॉज करता बॉडी में वो रोग ही नहीं होगा। दैट मीन्स आपने क्या किया, आपने किया उस जीन को जो कि मैसेंजर आरएनए बनाता उसको आपने रोक दिया मैसेंजर आरएनए के लेवल पे ही। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। एंटीसेंस भी काफी कुछ आरएनए इंटरफेरेंस से मिलता जुलता है, लेकिन उसमें क्या करते हैं बच्चों, हम जब डीएनए का जीन एक्सप्रेस होने वाला होता है उस समय उस डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री एंटीसेंस डीएनए वहां ऐड कर दिया जाता है, तो वो मैसेंजर आरएनए बना ही नहीं पाता। तो दोनों टेक्निक अलग अलग हैं, बट दोनों लगभग सिमिलर स्टेप्स पे काम करती हैं। चूंकि आपको स्टेप्स इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, आपको ये जानना है कि RNAi है क्या, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं कि RNAi जीन थेरेपी में उपयोग में लाई जाने वाली वह युक्ति है या वह विधि है जिसके द्वारा जीन के एक्सप्रेशन को रोक दिया जाता है। कैसे जीन जो कि रोग कॉज कर सकते हो, उनके एक्सप्रेशन को रोकने का लक्ष्य यही होता है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर वो बीमारी ना हो। इस प्रक्रिया को जीन थेरेपी कहते हैं। तो हमने आपको बताया एंटीसेंस टेक्निक, आरएनए इंटरफेरेंस, और रिसेंटली एक सिस्टम नया खोजा गया है जिसे CRISPR-Cas9 कहते हैं। इसे भी मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है, जो डीएनए एडिटिंग का काम करता है।
जहाँ एडिट करता है उसको काट के हटाने का काम करता है, उसको फिर से चिपकाने का काम करता है और प्रूफ रीडिंग भी करता है। कहने का मतलब ऑल इन वन। तो तीसरी जो टेक्निक है वो है क्रिस्पर कैस9। हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम लोग तकनीकी जो उपयोग में लाई जाती है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद जो जीन थेरेपी है उसमें जो तकनीकी लाई जाती है उसकी चर्चा। क्रिस्पर कैस9 अपने आप में एक कंप्लीट एंजाइम है बच्चों, जो कि जीन एडिटिंग में काम आता है। जीन एडिटिंग में काम आता है और किस प्रकार से काम आता है? ये जीन को एडिट करता है। कहने का मतलब जो जीन डेलीटेरियस है उसको काट के निकाल देता है, बाकी के दोनों स्ट्रैंड को लाइगेट करता है, जोड़ देता है और उसके बाद उसकी प्रूफ रीडिंग भी कर देता है। दैट मीन्स कि कोई भी चीज छोड़ता नहीं, सब कुछ वो कंप्लीट करता है। तो क्रिस्पर कैस9, और इसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची। आणविक कैंची, और आणविक कैंची आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को भी कहते हैं। तो ये क्या कर रहा है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी स्पेसिफिक साइट पे डीएनए को कट करता था और ये भी क्रिस्पर कैस9 भी स्पेसिफिक साइट पे कट करता है डीएनए को और जीन एडिटिंग या यूं कह लीजिए जीन थेरेपी में उपयोग में लाया जाता है क्रिस्पर कैस9। तो क्रिस्पर कैस9 अभी रिसेंटली चूंकि ये काफ़ी न्यूज़ में है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्रिस्पर कैस9। क्रिस्पर कैस9 के लिए आप चाहें तो लिख लें कि क्रिस्पर कैस9 लिख लें। क्रिस्पर कैस9, क्रिस्पर कैस9 एक एंजाइम तंत्र है जो जीन को एडिट करने हिंदी में लिख लें पुनर्लेखन, जो जीन को एडिट करने तथा कटे डीएनए को जोड़ने व उसकी प्रूफ रीडिंग को एक साथ करने में सक्षम है। प्रूफ रीडिंग को एक साथ करने में सक्षम है। यह एक ऐसा तंत्र है जो कि जीन एडिटिंग को 100% शुद्धता से कर सकता है। जीन एडिटिंग को 100% शुद्धता से कर सकता है। English version: CRISPR-Cas9 is an enzyme system
CRISPR-Cas9 is an enzyme system which can edit gene with 100% precision, which can edit gene with 100% precision, can ligate DNA strand, can ligate DNA strand, and also perform proof reading by this enzyme system. Gene therapy is taking place nowadays by this enzyme system. Gene therapy is taking place nowadays ठीक है बच्चों, एक स्ट्रक्चर इसका होता है CRISPR-Cas9 का, उसको देख लीजिए। उसमें क्या होता है, एक पूरा सिस्टम होता है एंजाइम का जिसमें गाइडेड आरएनए होता है, गाइड आरएनए, ठीक है। एक आप कुछ ऐसे बना लें, ये है गाइड आरएनए और ये है CRISPR-Cas9 सिस्टम along with गाइड आरएनए। गाइड आरएनए का काम ये होता है बच्चों, जिस जीन को एडिट करना है ये गाइड आरएनए उस जीन से जाके अटैच हो जाता है, attached with gene to be edited। जिस जीन को एडिट करना है उस जीन से जाके गाइड आरएनए अटैच हो जाता है। और CRISPR-Cas9 के अंदर जो स्प्लाइसिंग की, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो काटता है, स्प्लाइसिंग की जो क्षमता होती है उससे इस जीन को वो काट के निकाल देता है। और इसमें डीएनए पॉलीमरेज जैसी क्षमता होती है कि आसपास के अगर न्यूक्लियोटाइड हटते हैं तो उसको वो बना भी सकता है। साथ ही साथ इसमें डीएनए लाइगेट, जो डीएनए लाइगेज एंजाइम होते हैं उनकी भी क्षमता होती है, ये दो स्ट्रैंड को जोड़ भी सकते हैं। सो CRISPR-Cas9 अभी के समय में जीन एडिटिंग में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला एंजाइम सिस्टम है, जो कि 100% प्रिसीजन से जीन एडिटिंग करता है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट था CRISPR-Cas9। चलिए आगे चलते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोगों ने जीन एडिटिंग के लिए 3 टूल्स की बात करी। पहला एंटीसेंस टेक्निक, दूसरा RNAi और तीसरा CRISPR-Cas9। चलिए आइए देखते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से होने वाले लाभ जो हैं वो क्या क्या है और इससे एसोसिएटेड हानियां क्या क्या है। एक बात तो साफ क्लियर हो गई आपके सामने कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो जाने से जो जीन एडिटिंग, तो पहली बात तो हम लोगों ने ये चर्चा की कि जीन थेरेपी को आसान बनाने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया गया। जीन थेरेपी किसके लिए? बहुत सारे रोगों के इलाज के लिए। साथ ही साथ अगर हमें जीन कॉम्बिनेशन पता हो तो हम एक तो पहले इससे लाभ हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहला तो था कि जीन थेरेपी में आसानी।
जीन थेरेपी, जिसको हम लोगों ने 3 टेक्निक से आपके सामने रखने का प्रयास किया। जीन एडिटिंग या जीन थेरेपी, दोनों बातें एक जैसी हैं। और जीन थेरेपी या जीन एडिटिंग से जो प्रोडक्ट बनेगा उसे कहेंगे डिजाइनर बेबी। ये मैं शब्द लिख दे रहा हूं, डिजाइनर बेबी। यानी जीन एडिटिंग से डिजाइनर बेबी बनाना, यानी कि वो सारे जीन जो कि डेलीटेरियस हैं उनको नॉक डाउन कर देना, और वो सारे जीन जो अच्छे ट्रेट देते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए छोड़ देना। मतलब उन्हें छोड़ करके बाकी जो खराब जीन है उन्हें खत्म कर देना, नॉक डाउन कर देना एंटीसेंस टेक्निक से या क्रिस्पर-Cas9 से या फिर आरएनए इंटरफेरेंस से। तो बचे हुए जीन से जो बेबी बनेगा दैट विल बी डिजाइनर बेबी। मतलब सारे के सारे माइकल फेल्प्स हो जाएंगे, सारे के सारे सचिन तेंदुलकर ही बनेंगे। तो ये है डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट कि बेस्ट बेबी बाय चॉइस जीन थेरेपी या जीन एडिटिंग से बनाए जा सकेंगे आसानी से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद। ये इसका बेनिफिट भी है बच्चों, और यही इसका सबसे बड़ा नुकसान भी है। डिजाइनर बेबी, डिजाइनर बेबी में क्या कर रहे हैं कि जो जीन पूल है, जो ह्यूमन जीन पूल है, इसमें कुछ गुड जीन है और कुछ बैड जीन है, इनका कॉम्बिनेशन है। हम क्या करेंगे, बैड जीन को सप्रेस करेंगे, नॉक डाउन करेंगे बाय यूजिंग एंटीसेंस टेक्निक, आरएनएआई और क्रिस्पर-Cas9, और गुड जीन्स को हम बच्चे में रहने देंगे, तो उसका जो ट्रेट होगा बेस्ट होगा। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो ह्यूमन जीन पूल है वही ह्यूमन के अंदर डाइवर्सिटी को बनाए रखता है, और जितना ही सिस्टम डाइवर्स होगा उतना ही स्टेबल होगा। अगर हम इकोसिस्टम, हम कंजर्वेशन बायोलॉजी पढ़ते हैं तो ये शब्द जानते हैं कि डाइवर्स द इकोसिस्टम मोर स्टेबल इकोसिस्टम विल बी। दैट मीन्स कि अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा है ह्यूमन बीइंग में तो वो ह्यूमन बीइंग कम ससेप्टेबल होंगे किसी एपिडेमिक के, किसी एंडेमिक डिजीज के। कोई ऐसी महामारी आई जिसके लिए कुछ रेस ससेप्टेबल होंगी, हो सकता है दूसरी रेस पे उसका उतना असर ना हो। ऐसा होता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन जीन पूल, बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज गुड जीन्स एंड बैड जीन्स। और आप कर क्या रहे हैं, आप जो है बैड जीन को नॉक डाउन कर दे रहे हैं, गुड जीन को रहने दे रहे हैं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप डाइवर्सिटी को ख़त्म करके डिज़ाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। सारे के सारे सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे, तो बॉलिंग कौन करेगा? कहने का मतलब है कि जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ हम देखते हैं, जो डाइवर्स नेचर देखते हैं, जो डाइवर्स चेहरे देखते हैं, उनके गुण देखते हैं, वो डाइवर्सिटी तो ख़त्म हो जाएगी सभी डिज़ाइनर बेबी अगर पैदा करने लगे। तो ये जीन एडिटिंग एक वरदान है तो साथ में एक अभिशाप भी। साथ ही साथ जब आप जीन पूल को घटा देंगे तो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होगी वो भी घट जाएगी। तो कोई भी ऐसा डिजीज़ एक पैंडेमिक के रूप में, एक महामारी के रूप में हो सकता है जिससे वो डिज़ाइनर बेबी न लड़ पाए और समाप्त हो जाए। तो कहने का मतलब ये पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी। दूसरा बेनिफिट ये होता है बच्चों कि जैसे आप किसी का जीन कॉम्बिनेशन जान गए, एग्जैक्ट जीन कॉम्बिनेशन जानने के बाद टेलर मेड ड्रग उसके लिए बनाई जा सकती है। शब्द लिख दे रहा हूं, फिर इसमें बात करेंगे। टेलर मेड ड्रग। टेलर मेड ड्रग का मतलब ये नहीं है कि ये दर्जी बनाएगा। टेलर मेड का मतलब होता है कि एग्जैक्ट फिटिंग जो कि टेलर आपको देता है। ब्रांडेड कपड़े आप ले लेते हैं, फिटिंग उतनी अच्छी जल्दी नहीं आती है, लेकिन जब टेलर बनाता है तो वो नाप तोल के बनाता है, वो कपड़े आपको बिल्कुल सेट आते हैं,
ठीक वैसे ही किसी व्यक्ति का अगर जीन कॉम्बिनेशन पता चल जाए और ये पता चल जाए कि इस आदमी को फला केमिकल रिएक्ट करेगा, फला केमिकल उस पर ज़्यादा प्रभावी होगा, तो उसके लिए ऐसी दवा स्पेशली बनाई जा सकती है जो उसके रोग को पूरी तरह से ख़त्म भी कर दे और साथ ही साथ उसके ऊपर साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। क्यों? क्योंकि आपको उस व्यक्ति के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसकी जानकारी आपको है। कहने का मतलब, अगर कोई भी ड्रग आप किसी व्यक्ति पे ट्रीट करते हो, कोई भी ड्रग आप खाते हो, तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि हर आदमी, हर व्यक्ति अलग है, पृथक सिस्टम है, और कोई भी ड्रग इफ़ेक्टिव 100% नहीं होती, उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन जब कोई आपका जीन कॉम्बिनेशन या जीन सीक्वेंस जान जाए, उसके अकॉर्डिंग ड्रग बनाए और वो ड्रग आपके लिए मोस्ट इफेक्टिव हो, तो रोग को आसानी से दूर किया जा सकता है। कहने का मतलब है, जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पता होने के बाद इसे सारा कुछ डेटाबेस के रूप में इंटरनेट पे डाल दिया गया है, जिसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स में पढ़ते हैं बच्चों। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो डेटा हैं इंटरनेट पे मौजूद हैं, उससे मिलान करके किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए इंडिविजुअली टेलर मेड ड्रग, यानी उस व्यक्ति के लिए ही दवाएं बनाई जाएं जिसके साइड इफेक्ट बिल्कुल ना हो, साइड इफेक्ट बिल्कुल ना हो। क्या ये फायदा नहीं है? बिल्कुल फायदा है। तो टेलर मेड ड्रग बनाने में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है बच्चों, टेलर मेड ड्रग। आगे देखा जाए तो हम लोग जीन के सीक्वेंसिंग से जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं उद्विकास, उद्विकास यानी कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म बना, और फिर ये मल्टीपल सेल कई सारे सेल में डिवाइड होकर ऊतक बनाई, ऑर्गन बनाई, और फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने लाइक ह्यूमन बीइंग। और यहां कौन मिलेगा आपको? सिंगल सेल में बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया के बाद प्रोटोजोअन होंगे, ये आपको जनरल साइंस में आपने देखा होगा। प्रोटोजोआ के बाद स्पंजेस होंगे, फिर सिलेंट्रेट्स होंगे, एनालिड्स होंगे, उसके बाद फिर कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उस क्लासिफिकेशन में नहीं जाता, बट यस, ह्यूमन बीइंग आर द अल्टीमेट प्रोडक्ट, आर मल्टी सेलुलर प्रोडक्ट, जिनका विकास यही सिंगल सेल से हुआ है। और ह्यूमन बीइंग और बाकी जेनरा में कुछ ऐसे हैं जो ह्यूमन के काफी करीब हैं, जैसे कि चिंपैंजी। और आपको जब पता चला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद, तो पता चला कि 1/6 ऑफ ह्यूमन जीन आर आइडेंटिकल टू ई कोलाई, यानी 1/6 भाग जो ह्यूमन जीनोम का था वो ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया से मिलता जुलता था, यानी 1/6 पार्ट हम लोग बैक्टीरिया से सिमिलर हैं। और जब इस इवोल्यूशन को देखा गया तो हमने देखा कि चिंपैंजी लगभग 99.9% पार्ट हम चिंपैंजी से मिलते जुलते निकले। 99%, सॉरी 9/10, 90%, अबाउट 90%। हमने भी कहा इतना नजदीक कैसे पहुंच गए। अबाउट 9/10 जीन सीक्वेंस आर वेरी मच क्लोज टू चिंपैंजी। 9/10, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 90%। और ये क्या बताता है?
एक इवोल्यूशन बताता है कि फ्रॉम सिंगल सेल टू मल्टीपल यू कैन से ह्यूमन बीइंग जो आप जो एनिमल का जो विकास हुआ एक क्रमिक विकास था, इसको हम समझ सकेंगे बाय सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम। और उसको हम समझ भी रहे हैं, काफ़ी कुछ जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश हो रही हैं, और उस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे हम ये बता सकते हैं कि एग्जैक्टली विकास हमारा कहाँ से हुआ है। और आज हम कह सकते हैं कि हमारा विकास प्राइमेट्स से हुआ है, बंदरों से हुआ है। तो काफ़ी क्लोज हैं हम लोग बंदरों के। तो ये कहने का मतलब कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हम विकास की पूरी परिघटना को समझने में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हेल्पफुल हुआ। तो एक ये बेनिफिट था। आइए देखते हैं एक और बेनिफिट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। अगला बेनिफिट है बच्चों, थोड़ा सा आपको समझना होगा। आपके आसपास आपने कभी सुना होगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब होता है, किसी का किडनी खराब हुआ, गुर्दा या लीवर खराब हुआ, तो उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है। तो कोशिश होती है कि उस व्यक्ति के निकट के लोग, जो ब्लड रिलेशन के लोग हैं, वो कोई ऑर्गन डोनेट कर दें। इस प्रक्रिया में होता क्या है, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने के बाद रिजेक्शन रिएक्शन होता है। बॉडी उस फॉरेन ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। ऑटो इम्यून रिजेक्शन रिएक्शन, इसका पूरा नाम है ऑटो इम्यून रिजेक्शन रिएक्शन। अगर आपको डर लग रहा है इस पूरे नाम से, तो इतना ही नाम याद रखें, रिजेक्शन रिएक्शन। और आप जानते हैं फॉरेन बॉडी जब भी मेन बॉडी में ट्रांसफर होती है तो ये रिजेक्शन रिएक्शन होते हैं। ये इस रिजेक्शन रिएक्शन को कम करने के लिए प्रयास किया जाता है कि जो ब्लड रिलेटेड लोग हैं वही अपना अंग दान करें, ताकि, क्योंकि रिजेक्शन रिएक्शन इज फैटल। आपने ऑपरेशन कर दिया, किसी व्यक्ति से आपने किडनी निकाल ली, दूसरे के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट कर दी, इसके बाद पैसे भी लग गए, वो आदमी किडनी भी दे दिया। अब अगर रिजेक्शन रिएक्शन होता है तो ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है उस मरीज को भी। मरीज तो फैटल कंडीशन में आ जाता है, साथ ही साथ जिसने किडनी दी और पूरा का पूरा परिवार। तो ये रिजेक्शन रिएक्शन से बचने के लिए बहुत ही क्लोज रिलेशन के लोगों से अंग लिए जाते हैं। यहाँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बच्चों हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? मान लीजिए कि किसी आदमी X का ह्यूमन जीनोम पता है, सारे सीक्वेंस पता है, और आपसे काफी दूर, हो सकता है दूसरे कंट्री में, कोई Y व्यक्ति है जिसका भी ह्यूमन जीनोम पता है, और ये सीक्वेंस की मैचिंग कराई गई, तो ये मैचिंग 99.99% परफेक्ट थी। कहने का मतलब सीक्वेंस दोनों के लगभग सेम थे। यानी बहुत सारे ऐसे ट्रेट थे जो X में थे और Y में भी थे। ये भी देखा गया कि इन दोनों में ब्लड ग्रुप भी सेम था, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी सेम थे। तो क्या होगा, इनका कोई भी ऑर्गन अगर ये तैयार होते हैं देने के लिए, Y का मतलब डिस्टेंट रिलेशन के भी हों, तो X में ट्रांसप्लांट हो सकता है, एंड दैट टू विदाउट रिजेक्शन रिएक्शन टू अकर। यानी ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस अगर पता हो, जीनोम सीक्वेंस पता हो डिजीज का, जिसको रोग हुआ है, और डोनर का, उसमें मैचिंग हो जाए, क्रॉस मैच शब्द याद रखिएगा, क्रॉस मैच। और क्रॉस मैच के बाद सिमिलरिटी ज्यादा हो तो रिजेक्शन रिएक्शन जैसी विभीषिका से बचा जा सकता है। और ये हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू एडवांटेज मिला।
ठीक है बच्चों, रिजेक्शन रिएक्शन। आगे चलिए बात करते हैं और क्या फायदा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होने से। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होने से, अभी चूंकि ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज होती है। अब आगे मैं बताऊंगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या, जिससे हम सीक्वेंस मैच कराते हैं और सीक्वेंस मैच कर गया तो वी विल गो फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट विदाउट रिजेक्शन रिएक्शन टू अकर। तो रिजेक्शन रिएक्शन से बच गए। अगला यूज है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का वॉर विक्टिम को पहचानने में। कहीं बम ब्लास्ट हुआ, क्षत विक्षत होकर के बहुत सारे लोग पड़े होंगे, हाउ कम यू आइडेंटिफाई द बॉडी पार्ट्स? बाय यूजिंग जीनोम सीक्वेंस, by using DNA fingerprinting technology, which is the next technology that has to be covered in the class. तो DNA sequencing के थ्रू हम वॉर विक्टिम को पहचान सकते हैं। सो अगला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉर विक्टिम। Identification of war victim by using human genome project। वॉर विक्टिम या बम ब्लास्ट हो तो जो लाशें हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उसको इकट्ठा करके पहचान करके और उनकी अंत्येष्टि कर दी जाती है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से मिला। इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं बच्चों, जिसमें मैंने एक चर्चा आपसे की डिजाइनर बेबी का, जीन पूल कम हो जाने का। इसके और भी नेगेटिव्स क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीन सीक्वेंसिंग। मैं ये शब्द लिख ले रहा हूं। दूसरा, ये मैं नेगेटिव्स बता रहा हूं जीन सीक्वेंसिंग का। पहला मैंने बताया डिजाइनर बेबी, वो आपने समझ लिया। दूसरा है कि डिस्क्रिमिनेशन जीन सीक्वेंस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, जीन सीक्वेंस के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जीन सीक्वेंस अगर पता चल जाए किसी व्यक्ति का और उसे जीन सीक्वेंस से ये पता चल जाए कि फला व्यक्ति 35 साल 36 साल की अवस्था के बाद इसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाएगा, या 30 साल के बाद इसे कैंसर हो जाएगा, या इसे थैलेसीमिया हो जाएगा, या कुछ भी रोग का पता चल जाए, क्योंकि जीन सीक्वेंस पता होने के बाद ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लाइफ कैन बी रिट्रीव्ड। सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती हैं जीन सीक्वेंस पता होने से। अब ज़रा सोचिए, LIC कंपनी आई और उससे आप बीमा लेने गए, उसने जीन सीक्वेंस आपका देखा, तो उससे अगर पता चल जाए कि फला व्यक्ति 30 साल के बाद रोगग्रस्त हो जाएगा, तो क्या वो बीमा देगी? बिल्कुल नहीं देगी। तो जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में गए, आपके जीन सीक्वेंस देखने के बाद उन्हें पता चला कि फला आदमी आगे जा कर के किसी पागलपन जैसे रोग, अल्जाइमर, पार्किंसन से ग्रसित हो सकता है। वो क्या कंपनी आपको या किसी को नौकरी देगी? अगेन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द वेरी बेसिस ऑफ जीन सीक्वेंस, बिकॉज ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लाइफ can be retrieved earlier, and on that very basis decision can be made, and which might be highly discriminatory. तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, LIC, ये सारा कुछ
नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी ऐसे लोगों को जिनका पहले ही हालचाल पता चल जाए कि इन्हें ये समस्याएं हो सकेंगी। तो बच्चों, ये तो बात हो गई नेगेटिव्स की। और भी क्या नेगेटिव्स हैं? अगेन इट इज रिलेटेड विथ जीन प्राइवेसी। जीन प्राइवेसी मच रिलेटेड विद दिस डिस्क्रिमिनेशन। सो जीन प्राइवेसी को भी हम इसमें रख सकते हैं। जीन प्राइवेसी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मिसयूज, जिसको जानने के बाद आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। बच्चों, आपको पता है युद्ध के कई सारे तरीके हैं, जिसमें परमाणु बम भी है, कन्वेंशनल वॉरहेड भी हैं, और उसी में एक और वॉरहेड है, वो है केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। क्या है? केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। हम लोग जब डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो हम केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन को डिटेल में पढ़ेंगे। हम आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेट करके क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं बच्चों, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और आपको पता है कहीं ऑस्ट्रेलॉइड है, कहीं काकेसॉइड है, कहीं निग्रिटो है, कहीं निग्रो है, कहीं मंगोल्स है। ये क्या है? ह्यूमन स्पीसीज है। इनमें वेरिएशंस हैं, यानी इनके जीनोम में थोड़ा बहुत वेरिएशन है। अगर इस इंफॉर्मेशन को यूज करके ऐसे केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाए जाएं जो कि किसी पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप को क्लींस कर दे, ऐसा हो सकता है। कोई ऐसा केमिकल हो सकता है जो मंगोल्स के लिए लीथल हो, जो ऑस्ट्रेलॉइड के लिए लीथल हो। कोई ऐसे बायोलॉजिकल वेपन हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी, मतलब हम एशिया वालों को जितना ये नुकसान पहुंचाएगी यूरोपियंस को। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बायोलॉजिकल और केमिकल दोनों, जो कि रेस स्पेसिफिक होते हैं, एथनिसिटी स्पेसिफिक होते हैं। कहने का मतलब, अगर जैसे टेलर मेड ड्रग बनाई जा रही है तो टेलर मेड बायोलॉजिकल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी बन सकता है। यानी किसी पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप को क्लिंस करना हो, मार देना हो, ख़त्म कर देना हो हमेशा के लिए, तो उनके लिए टेलर मेड केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तैयार किए जा सकते हैं ऑन द वेरी बेसिस ऑफ जीनोम सीक्वेंस। जीनोम सीक्वेंस का मतलब इंफॉर्मेशन, and these information can be utilized for constructing tailor-made chemical and biological weapon of mass destruction to result ethnic cleansing। और अगर ध्यान से देखें तो जो जीन एडिटिंग है या जो जीन थेरेपी है, वो अभी फिलहाल पैसे वाले जो लोग हैं और गरीब लोग, तो ये कौन जीन एडिटिंग करा पाएगा? ऑब्वियसली जिनके पास पैसा होगा। गरीब नहीं करा पाएंगे। पैसे वाले जीन एडिट करा के डिज़ाइनर बेबी बना लेंगे, पैसे वाले कुछ भी करा लेंगे। कहने का मतलब, गरीब और अमीर के बीच जो खाई है सोसाइटी में, वो जीन थेरेपी या जीन एडिटिंग या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो इसका ये सोशल एस्पेक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा बच्चों। ये कुछ बातें थी जो जीन
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जीन एडिटिंग और जीन थेरेपी को कंबाइन करके मैंने बताया, ध्यान रखिएगा। और इससे आराम से आप 150 से 200 शब्द निकाल सकते हैं जब कभी भी कुछ प्रश्न आए। पॉजिटिव्स नेगेटिव्स आपके सामने हैं, साथ ही साथ टेक्निक क्या है उसका एक परिचय भी आपके सामने है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और हम लोग जल्दी ही वाइंड अप करना चाहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ये वाइंड अप होगा। अगले क्लास में हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, उस पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर टुडे।